हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिजिक्स में सपोर्ट करने के लिए वीडियो सीरीज है, ये पूरी कंप्रेहेंसिव वीडियो सीरीज है, मतलब फुल कोर्स में यहां पे पढ़ा रहा हूं। नीट में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने वाला, क्योंकि हर चीज में यहां डिस्कस करूंगा। ध्यान रखिएगा, कई बच्चों की ऐसी फीलिंग रहती है कि भाई वो बायो पे ही पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप बायो ही पढ़ते रहेंगे और मान लीजिए 360 नंबर 360 मिलने आएंगे, उसके बावजूद भी अगर फिजिक्स में 50 नंबर आपके आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री फुल में फुल लाने के बाद भी 590 होगा टोटल, 360, 180 और 50। इसलिए बहुत जरूरी है कि फिजिक्स पे ध्यान दिया जाए और कोशिश की जाए कि हम लोग 150 नंबर के आसपास ला पाए। फिजिक्स में आराम से ले पाएंगे इस लेक्चर से आप, और 150 नंबर आपके बन गए अगर फिजिक्स में, तो हंसते मुस्कुराते हुए आप 650, 650 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रवेश पा जाएंगे, अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। मेरी यही कोशिश है कि मैं फिजिक्स को आसान भाषा में, टू द पॉइंट, स्पेशली डिजाइन्ड वीडियो फॉर नीट स्टूडेंट्स मैं आपको दे सकूं, जिससे आपको ट्रेमेंडस फायदा हो। यही मैं यहां कर रहा हूं, इसको पूरा फॉलो करेंगे, बहुत फायदा होने वाला है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में सीखें, आप 150 प्लस स्कोर करें नीट में, तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। मेरा एक और भी चैनल है अरविंद एकेडमी के नाम से, जहां मैं क्लास 12th और 11th की फिजिक्स पे फोकस कर रहा हूं। वहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। बच्चों ने मेरी इजी भाषा या सरल भाषा को काफी अप्रिशिएट किया है। आपको भी इसका फायदा मिले, इसलिए चैनल स्टार्ट किया गया है। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां देखिए चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लास 11th फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 12th में 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6। तो 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्पेशली डिजाइन्ड वीडियो है बेटा नीट वाले बच्चों के लिए। ना ये क्लास 12th वालों के लिए है, बोर्ड्स के लिए, ना ये जेई वालों के लिए। आपको फोकस करके ही बनाया जा रहा है। और इसको 4 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया था। चौथा पार्ट डिस्कशन करेंगे जो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में है, एलआर सर्किट के बारे में कि करंट कैसे ग्रो करती है, कैसे घटती है, डीके करती है, और साथ में एडी करंट्स की हम लोग बात करेंगे। ये टोटल बातचीत आज होने वाली है। आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। इसमें देखिए ये जो बुकलेट्स आपको दिख रही है, नीट की क्लास 11th और नीट क्लास 12th का टैब बना हुआ है। यहां पर आप चैप्टर के साथ उसके टॉपिक्स लिखे हैं, जिस भी बटन को आप क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले करना शुरू कर देगा। तो आप इच्छा अनुसार जो भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए वो यहां पर आप देख सकते हैं। क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स नीट के लिए। अच्छा, इस वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो उसके 2 मेथड्स हैं। एक तो है अरविंद एकेडमी नीट चैनल के होम पेज से, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं अरविंद एकेडमी नीट चैनल, और ये जो आपको लिंक दिख रहा है यहां पर, इसको क्लिक कर दीजिए। ऐसे 3 लिंक खुलेंगे, पहले वाले को क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर, और आप अपनी इच्छा अनुसार उसको देख सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा, जैसे क्लिक करके आप देख पाए। फायदा क्या है? कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इससे इजी एक्सेस है। जो नई सीरीज और आएंगी उसको लेके आप अपडेटेड रहेंगे। उसी के साइड में मैं उनके लिंक्स लगाता चला जाऊंगा, जैसे कि 1 शॉर्ट वीडियो या PYQs और भी जो आपके लिए जरूरत आपको लगती है, आप कमेंट करेंगे, मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इसका प्रेजेंटेशन जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां इसका प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े और तेजी से काम आप कर सकें। और अरविंद एकेडमी ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाके देखिए। कई ऐसे आपको कोर्सेज मिल सकते हैं जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा करा सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और स्टोर सेक्शन में जाकर चेकआउट करेंगे कोर्सेज को। चलिए आज की बात करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। बहुत कुछ लिखा है, तो मैं अपने स्टाइल में आपको समझाता हूं कि मुद्दा क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन पहले होता क्या है? देखिए, जब म्यूचुअल की बात की जाती है तो 2 लोग तो चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस तो पढ़ चुके, अकेला आदमी था, खुद कॉइल अपने में ही टिकड़म कर रहा है। यहां म्यूचुअल की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कम से कम 2 लोगों में अंडरस्टैंडिंग। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? अगर हमारे पास 2 कॉइल हैं, ऐसे मैं बना देता हूं, चलिए यहां पर, और ये दूसरी एक कॉइल ले लेता हूं। अभी मैं ये क्या लगा रहा हूं ये आपको मैं बता दूंगा झट से। अब क्या होता है, ये
ये मान लीजिए इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी कॉइल, सपोज, क्यों प्राइमरी बोल रहा हूं बताऊंगा अभी। कॉइल नंबर 1 कह दीजिए, इसको कॉइल नंबर 2 कह दीजिए। इसमें अगर हम इस की को बंद करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होनी शुरू होती है, और जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो ये क्या करेगी, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो ये जो यहां पर सेकेंडरी कॉइल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। यानी इससे पास होने वाला या इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा। और आप जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर देता है। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होने से इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी। यही जो पूरा फिनोमिना है कि एक कॉइल में करंट फ्लो करने से दूसरे कॉइल में जो करंट फ्लो होने लग रही है, इंड्यूस्ड करंट, इसी फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज द फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन जो हुआ कि एक कॉइल में करंट को फ्लो कराया, दूसरे में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गई, इसमें एक कोफिशिएंट भी आता है, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल आया करता था। अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम आएगा, और उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आप समझ गए यहां पर कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो एक फिनोमिना है। इंडक्शन वो एक फिनोमेना है, एक घटना है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम बात करते हैं या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसे हम एम से दिखाते हैं। इसे क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसको कभी कभी केवल म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह देते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रहती कि यही कोफिशिएंट ही होगा, तो इस बात को एम से दिखाएंगे। ठीक, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2, अगर मैं इसकी बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू 1, एक कमाल की चीज आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 लिखने का तरीका, या कभी ऐसा हो सकता है कि इसको प्राइमरी बना दें, इसको सेकेंडरी, तो आप कह देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। लेकिन कमाल की बात क्या होती है, अभी हम लोग इसी सेशन में देखेंगे, मैं यही बता रहा हूं कि एक इसके अंदर रेसिप्रोसिटी होती है, यानी कि ये दोनों कोफिशिएंट्स आपस में बराबर होते हैं। चाहे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालो या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालो, इसीलिए सिंपली इसको m कह दिया जाता है। तो इस बात को भी दिमाग में थोड़ा रख लिया जाएगा तो कंफर्ट मिलेगा। तो आप समझ पाए होंगे ये m क्यों लिखा जा रहा है, कि इन दोनों कॉइलों में, भाई कॉइलों में नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ वेंथ बदल सकती है, तो किसको फर्स्ट मानते हैं और किसको सेकंड मानते हैं ये इमैटेरियल हो जाता है m निकालने के लिए, क्योंकि m1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 या m2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल। इतनी बात आप जरूर पकड़ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने की तरफ। देखिए इसमें फिर काफी कुछ लिखा आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही मैं अपनी तरीके से आपको बता देता हूं तो आपको सरल लगेगा। जैसे मैं m की बात करूं, यहां जैसा लिखा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसे आप m बोलते हैं, है ना। इस m को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को भी दो तरीके से डिफाइन किया था, फ्लक्स के बेसिस पर और ईएमएफ के बेसिस पर। ठीक है, ये करंट के बेसिस पे कह लीजिए, करंट के बेसिस पर और दूसरा ईएमएफ के बेसिस पर। तो इसकी डेफिनेशन m की दो तरीके से हो जाती है। एक तो हो जाएगी m की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, N2 phi2 अपॉन I1। ये हो गया किसकी बेसिस पे, कि भाई पहली कॉइल में जितनी करंट आप फ्लो कर रहे हो उससे हमने इसका डेफिनेशन दे दिया है कि पहली करंट में जितनी कॉइल करंट पास करेंगे उतना ही फ्लक्स बाजू वाले कॉइल में इंटरसेप्ट होगा, और उसी का हिसाब किताब m इस तरीके से आ जाएगा। दूसरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बेसिस पे, ये क्या है, यूजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, डेफिनेशन बाय यूजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा
ये देखिए फ्लक्स को यूज किया है, ठीक है। और दूसरी जो डेफिनेशन आपकी होती है, यहीं से बातचीत की जाए तो वो होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बेसिस पर, जहां पर आप एम की जो वैल्यू लिखते हैं विथ साइन अगर लिखेंगे तो लिख देते हैं माइनस E2 अपॉन DI1 अपॉन DT, और ये माइनस साइन केवल यही बताता है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है वो उसके विरोधी होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, लेंज लॉ को फॉलो करता है। और ये डेफिनेशन किसके बेसिस पर आ गई है बेटा? ये डेफिनेशन है डेफिनेशन यूजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां पर देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज किया है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये दो तरीके से डिफाइन किया जाता है और दोनों का इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार करते रहते हैं। एक तो डेफिनेशन हो गया फ्लक्स के बेसिस पे, ये फॉर्मूला आपके ध्यान में रहेगा। 1 लिखने का मतलब प्राइमरी कॉइल का जिक्र होगा और 2 लिखने का मतलब सेकेंडरी कॉइल का जिक्र होगा, ठीक। तो ये N2 phi2 अपॉन I1, और बेटा जी यहां पर बात की जाए तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी कॉइल, ठीक। माइनस साइन लेंज लॉ को बता रहा है, जैसा हम पढ़ते आए हैं कि जो इंड्यूस्ड चीजें होती हैं ईएमएफ या करंट, वो ऐसे होती हैं जिससे कि वो उस रीजन का अपोजिशन कर सके जिससे वो खुद पैदा हो रही हैं। और अपोजिशन क्या होता है इंडक्शन में? चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स का विरोध करती हैं। खैर एनीवे, ये बातें आप पढ़ चुके हैं और शानदार तरीके से समझ भी चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई जो म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले हैं, इसकी कुछ खास बातें जो ध्यान रहनी चाहिए, इसका इस्तेमाल आगे करते चलेंगे। तो यहां पर ये जो चर्चा थी वो मैंने आपको समझा दी, ये भी चर्चा हम लोग समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। एक तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है, वो जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस की हुआ करती थी, तो एसआई यूनिट इज हेनरी। दूसरी M जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो M डिपेंड करता है भाई जो दो कॉइल आप लिए हुए हैं वो कितनी क्लोज हैं। अगर ये दूर हो गई ना, एक कॉइल यहां एक कॉइल यहां, तो इनके बीच का M 0 हो जाएगा, M नहीं रहेगा फिर, क्योंकि दूर है एक दूसरे से, फ्लक्स क्या इंटरसेप्ट करेंगी। तो अगर ये कितनी क्लोज हैं इससे M पर असर पड़ेगा, इसकी ओरिएंटेशन से असर पड़ेगा कि एक ऐसे है तो एक ऐसे है, या ऐसे है या किसी और तरीके से है, तो ओरिएंटेशन का फर्क पड़ेगा। साथ में इनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और इनका साइज क्या है, इन सब बातों पे M का फर्क पड़ता है, यानी M बदल जाता है। बात समझ में आई आपको? रिलेटिव क्लोजनेस क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज ऑफ सोलेनॉइड या कॉइल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह क्या है, ठीक। अगली बात, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप पकड़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, ml स्क्वायर T-2 A-2, ठीक। अगली बात जो मैंने आपको बताई थी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जहां मैंने आपको समझाया था कि M12 बराबर M21 होगा, इसीलिए हम इसको M लिख देते हैं। किसी भी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो विद रेस्पेक्ट टू अदर कॉइल, इट विल बी सेम फॉर बोथ द कॉइल्स, ठीक। कोई भी प्राइमरी हो जाए कोई भी सेकेंडरी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, M विल बी सेम। ये बात यहां पे कही गई है। अब एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो E होता है माइनस M DI अपॉन DT। अभी हमने देखा था फॉर्मूले से, आपने देखा था ना कि M की वैल्यू माइनस E2 लिख रहे थे आप और ये लिख रहे थे DI अपॉन DT। तो अगर यहां पर हम E2 निकालने की चर्चा करें तो माइनस M एंड DI अपॉन DT लिख सकते हैं। इसी को फॉर्मूले के रूप में एवरेज के फॉर्म में लिख दिया है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्म में है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करता है। एवरेज में इसका डिफरेंस ले लो, क्या जाता है उसमें, I2 माइनस I1 T2 माइनस T1, बस खत्म। तो ये एवरेज वैल्यू हो जाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अच्छा, कुछ एक स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिखाते हैं कलरफुल तरीके से कि अगर दो कॉइल दिए हैं, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो किस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं उस सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। मान लीजिए एक कॉइल ये है, इसको मैं प्राइमरी कॉइल या नंबर 1 कॉइल बोल रहा हूं, बाजू में एक दूसरी कॉइल है नंबर 2 कॉइल जिसे आप सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं। तो कैसे शुरुआत करेंगे ये इसमें मेंशन किया है। देखिए, एज्यूम एनी वन ऑफ द सर्किट एज प्राइमरी कॉइल एंड द अदर इज सेकेंडरी। इन दोनों में, क्योंकि इसके बीच का हमें क्या निकालना है, M,
तो m निकालने में जैसा हम जानते थे, कोई भी प्राइमरी हो कोई भी सेकेंडरी हो, क्या फर्क पड़ता है, m तो सेम आएगा। तो इन दोनों में किसी एक को प्राइमरी और किसी एक को सेकेंडरी मान लो, जैसे मैंने पहले को प्राइमरी और सेकेंडरी दूसरे वाले को मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कि जो प्राइमरी सर्किट है उसमें एक करंट सपोज कर लो कि भाई इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है प्राइमरी सर्किट में, जो असर डालेगी दूसरे पर। इस I1 करंट से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है वो निकाल लो, ड्यू टू I1। ये तीसरा स्टेप हो गया कि I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है सेकेंडरी कॉइल पे। फिर इसके बीच इस पे लिंक्ड फ्लक्स निकाल लो। इसके बाद आपने निकाल दिया फाई B2, मतलब फ्लक्स कितना है सेकेंडरी कॉइल में इसकी वजह से, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए टोटल m क्या होता है, N2 फाई B2, ये जो फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंड कॉइल से टोटल, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंड कॉइल अपॉन करंट इन द फर्स्ट कॉइल, और ये m निकल आया। तो ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप्स है जो आपको थोड़ा सा देखें तो मैंने थोड़ा सुंदरीकरण भी किया है जिससे आप देखना चाहें इसको। तो ये एक स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब भी आपको दिया जाए कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल के बीच का क्या होगा, पहली कॉइल में दोनों में किसी को पहला दूसरा मान लो, जिसको पहला मान ले उसमें कुछ करंट मान लो, उसकी वजह से सेकंड वाले में कुछ मैग्नेटिक फील्ड दूसरी जगह बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से सेकंड कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, और अल्टीमेटली आप उस जो फ्लक्स लिंकेज है वो निकालने के बाद m का फॉर्मूला लगा देंगे N2, और साथ में जो फ्लक्स लिंक्ड है वो φ2 बोल देते हैं उसको, अपॉन I1, और खेल खत्म हो जाएगा, यानी m निकाल चुके होंगे। चलिए इसी बेसिस पे कुछ कॉइल्स का हम जर्नी देख लेते हैं कि कैसे कैसे उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलता है। तो यहां पर देखिए दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, एक अंदर वाली R है, स्मॉल r रेडियस पहली कह लीजिए, और बाहर वाले का रेडियस यहां से कैपिटल R है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अंदर वाली में N1 है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, इसको याद कर लें आप, ये फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2R। यहां देखिएगा ये R छोटा है, तो जब भी एरिया लेने की बात की जाती है हमेशा छोटे वाले कॉइल या सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो लेते हैं। तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2R। इसको ये क्या है, दो सर्कुलर कॉइल से कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं, और पहले वाले में बाहर वाले में करंट फ्लो करा रहे हैं। निकालने का तरीका वही, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, इससे यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, भाई ये बना, देखो ये। उसके बाद इस अंदर वाले से फ्लक्स कितना लिंक्ड हुआ, वो फ्लक्स निकाल लो, और ये फॉर्मूला MI करके इसके बराबर कर दिया, काम खत्म। वही जो स्टेप पढ़े थे अभी उसी को लगाते जाते हैं हर समय। मैं डराइव करके नहीं दिखा रहा हूं, आपके लिए ये काम का है, बाकी मैंने आपको तरीका बताया। तो दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बात करते हैं दो सोलेनॉइड का। इजीनेस के लिए ये 12th में भी आप पढ़ चुके हैं, दोनों सोलेनॉइड का लेंथ यहां सेम लिया जाता है। ये देखिए लेंथ यहां पर दोनों सोलेनॉइड का सेम है, एक दूसरे के ऊपर लपेटे गए हैं। तो एक छोटा रेडियस का सोलेनॉइड, एक बड़ा का, तो जो छोटा वाला रेडियस का है उसे आप R1 कह सकते हैं, या इन्होंने क्या कहा है वो हम देखेंगे। ये जो छोटा वाला जो एरिया है इसको R1 कभी कभी कह देते हैं, या टोटल सरफेस एरिया S कह देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला जो बनता है, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, m इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू S। S क्या है, इनर सोलेनॉइड या कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया। एक बड़ा सोलेनॉइड है ऊपर से घुमा हुआ है ये, और एक छोटा वाला। तो कई किताबों में लिखा रहता है कॉमन एरिया बिटवीन द टू कॉइल्स। तो कॉमन एरिया कितना हुआ, छोटा वाला, या कहीं पर लिखा होता है छोटे वाले सोलेनॉइड का एरिया, जैसे यहां लिखा है वो लेते हैं, क्योंकि जो छोटे और बड़े के बीच में गैप होता है ना, यहां ये गैप, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं होता, सारा मैग्नेटिक फील्ड शून्य होता है। क्योंकि हम ये मान लीजिए प्राइमरी कॉइल अंदर वाला है, तो सोलेनॉइड के अंदर ही लगभग मेजर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस वजह से फॉर्मूले में जो m की वैल्यू है म्यू नॉट N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स इन सोलेनॉइड,
फर्स्ट कॉइल, N2 सेकेंड कॉइल, और इनटू S क्या है, छोटे वाले कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया। L कितना है, लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए L1 L2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो L हो गया। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे और जब भी भाई साहब चर्चा होगी दो सोलेनॉइड के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस की, इसका सहारा लेंगे। अच्छा, अब अगला हम तिकड़म देखेंगे कि एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है, तो भी फॉर्मूला इसी जैसा बन जाएगा। बस आप थोड़ा सा याद डिफरेंस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक सोलेनॉइड है और ये कॉइल R2 रेडियस का लगा दिया है। जो फॉर्मूला वहां पढ़ा था, देखिए फॉर्मूला पीछे क्या पढ़ा था, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू सरफेस एरिया अपॉन L, ये पढ़ा था, यही है समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका जब निकालने जाएंगे, म्यू नॉट लिखा, इसको N1 अपॉन L समझ लो, और ये N2 है, S क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे वाले का, कॉमन एरिया हमेशा बात करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, R1, इसको लिख सकते हो पाई R1 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, और ये आप याद रख सकते हैं, है वहीं से, ये वही निकला। देखिए ये देखिए वही चीज है। यहाँ पर N1 N2 लिखा है, तो मैंने चाहिए तो N1 N2 लिखे रहने दीजिए, वरना इसको N1 करके भी लिखा जा सकता, कोई समस्या नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आप आराम से लगा पाएंगे अगर सोलेनॉइड के ऊपर एक कॉइल बड़ा सा लपेटे हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक, फर्स्ट क्लास, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी एक चर्चा और करते हैं कभी कभी, जो यहाँ पर भाषा में लिखा, मैं इसका फोटो बना देता हूँ। यहाँ एक कॉइल ऐसे है और एक स्क्वायर्ड कॉइल है, जो बोलिए आप सर्कुलर लूप, रेक्टेंगुलर कॉइल बोल लीजिए, ए बी इसका लेंथ ले लीजिए, आर जो रेडियस है वो इससे कम है, देखिए मेंशन है। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, अंदर कॉइल है, तो इसका एम कितना होगा, इसका एम इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। याद कर लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे कोई भी दिक्कत ना हो, खटाक से फॉर्मूला आपके लगाया और सवाल आपके हाथ में। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन का हिसाब किताब है जो आप समझ पाए और ध्यान रखना चाहिए। अब अगली बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, कि भाई जो म्यूचुअल दो अगर हमारे पास कॉइल्स हैं, उनको आपस में पास पास रखे हैं, तो उनकी आपस में कपलिंग क्या होगी, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के से डिनोट करते हैं। तो के की वैल्यू होती है m अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2, या ये भी लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। ध्यान रखिएगा, अगर कॉइल दूर दूर है काफी, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग शून्य हो जाएगी, फिर है ना, कुछ क्या उनके बीच का रिश्ता रहेगा, कुछ नहीं, दूर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल नहीं कर पाते हैं ये खैर, और ये जो के की वैल्यू होती है, ये भाई साहब 0 से 1 के बीच में टहलती रहती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या इसके बीच की वैल्यू हो सकती है। कब कब क्या वैल्यू होल्ड करेगी, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखें, के की वैल्यू का 0 होने का मतलब क्या है, इनके बीच कोई भी फ्लक्स का लिंकेज नहीं है, ये अलग कहानी है। ये देखिए, ये अलग साइड में हैं और ये अलग साइड में है, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, एक यहां रखे हुए हैं और कुछ ऐसा ले लिया, तो इसमें के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं हो पा रहा है। और k इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, समझ लीजिए सारा फ्लक्स एक दूसरे से लिंक्ड होगा। वो कब होता है, यहां देखिए, एक के ऊपर एक कॉइल्स रखी गई हैं और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भी डाल दिया है, सॉफ्ट आयरन भी डाल दिया है, जिससे कि पूरा फ्लक्स उसी के अंदर रहे। तो दोनों के बीच में परफेक्ट कपलिंग है, सारा फ्लक्स एक दूसरे से लिंक्ड है। ये k इज इक्वल टू 1, और इन जनरल k की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। कुछ फ्लक्स लीकेज भी होता है और कुछ फ्लक्स एक दूसरे से लिंक्ड भी होता है। तो ये k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कभी भी निकालने की बात करें तो पीछे जो फॉर्मूला था, अगर आपको m और L1 L2 पता है तो धाएं से इसको निकाला जा सकता है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की। जैसे मैंने कहा कि कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, 1 नंबर का भी, ठीक। आइए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। देखिए, जब भी हमारे दो इंडक्टर अगर दूर दूर हैं, एक यहां है एक बहुत दूर है, ऐसे दूर दूर है, अगर ये दूर हैं, दूर ठीक से लिखा नहीं मैंने, ऐसे ही लिखेंगे ना, दूर दूर है, दूर दूर हैं,
तो अगर L1 है ये L2 है तो L सीरीज L1 प्लस L2 हो जाता है, समझिएगा। लेकिन अगर ये पास पास हैं तो इनके बीच में कोफिशिएंट आपस में इंटरेक्शन भी शुरू हो जाता है। उस समय ये फॉर्मूला लगाएंगे, कब? अगर पास पास हैं, समझना मेरी बात ये है, और बाजू में ये है पास पास पास। तो L सीरीज जो होगा, अगर ये L1 है ये L2 है, तो होगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। ये आपसे सवाल में कहा जाएगा, जब तक ना कहा जाए नीट में तब तक आप दूरी दूर मान के चलें, काहे को बवाल सर लेना। जब वो बोले कि है ऐसा तो फिर मजबूरी है भाई, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन ज़बरदस्ती हम गड्ढे में पैर या मुसीबत में मुसीबत क्यों मोल लें? ठीक है, बिल्कुल लेते भी नहीं। यही कहानी पैरेलल की है कि अगर पैरेलल इंडक्टर्स क्लोजली पास में हैं तो उसका जो इफेक्टिव इंडक्टेंस बनेगा वो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m करके बनेगा। लेकिन अगर दूर दूर होते हैं, मान लीजिए एक हमारा इस तरह से इंडक्टर है, एक कहीं कोई दूसरा दूर है, दूर समझ गए होंगे आप, तो उस समय वही 1/L वाला फॉर्मूला लग जाता है, L1 प्लस 1/L2 करके एंड सो ऑन। तो दूर दूर है तो ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे कि रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रखा था। और अगर पास पास हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सिस्टम में, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आइए आगे की बात देख लेते हैं फटाफट। एक न्यूमेरिकल है, करेंगे। तो लिखा है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन ए करंट 2 एम्पियर चेंजेस टू 6 एम्पियर। 2 से 6 एम्पियर में करंट बदल रही है, यानी डेल्टा आई मालूम चल जाएगा और टाइम भी पता चल गया। डेल्टा आई भी मालूम है, डेल्टा टाइम भी पता है, तो रेट भी पता चल जाएगा। आगे क्या लिख रहा है? ईएमएफ भी पता है, तो ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगाओ। फिर ये ईएमएफ दे दिया है 20 मिलीवोल्ट। हम जानते हैं अगर हम साइन को माइनस प्लस के चक्कर में ना पड़े तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पे वैल्यू रख दो, ई कितना है? 20 मिलीवोल्ट। ये हो गया 6 माइनस 2 0.2, और यहां से आप ये इसी को कैलकुलेशन ले लिए, 4 आ जाएगा ये, तो m इंटू 4/0.2। तो m कितना हो गया? ये यहीं से निपटा दो, ये बचा 20 आ गया, तो 20m, और 20 से 20 काट दो, तो ये m की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻³ हेनरी या 1 मिली हेनरी। ये आपका आंसर है। देखिए ये छोटा सा सवाल आपके नीट के पेपर में आपको दिखेगा, जो मुस्कुरा के आप कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत बातें जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखें। नोट जरूर बनाते ही होंगे, क्योंकि आप अगर नीट को क्लियर करना चाहते हैं, और फिजिक्स, बाकी तो नोट्स आप बायो में और केमिस्ट्री भी बना रहे होंगे, फिजिक्स में तो और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर की भावना बैठी रहती है। और डर की भावना कब दूर होती है? डर से आंख मिलाने पर। किसी चीज़ से अगर आप डरते हैं तो उसकी आंखों में आंखें मिला दीजिए, तो डर जाएगा, वरना आप डरते रहेंगे तो नुकसान में रहेंगे। खैर चलिए एक बात और आगे लेके चलेंगे। अगले, ये मैं हटता हूँ, आप इसको पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए। अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग आते हैं, और ये रहा साहब अगला इसका न्यूमेरिकल। बहुत आसान है, ये भी कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा भाई। तो ए स्ट्रेट सोलेनॉइड हैज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ये देखिए क्या हो गया, ये टर्न डेंसिटी होगी, लीनियर टर्न डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। ये होती थी ना N/L, तो ये दे रखी है। अब कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी है, अगर M निकलवा रहे हैं तो ये इमटेरियल है इन प्राइमरी, ठीक है। एंड 200 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए इसमें फिगर बनाने जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा कि अंदर कौन है बाहर कौन है। सिंपल हम फॉर्मूले की बात करेंगे। 2 सोलेनॉइड के बीच में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 सरफेस एरिया अपॉन लेंथ। बल्ले बल्ले। और यहां पर N1/L को क्या लिख सकते हो? N1 N2 S। बस यहीं से M निकाल लें, कोई बुराई नहीं है। म्यू नॉट का मतलब हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। N1 की बात करते हैं 50 टन पर सेंटीमीटर, तो 50/10⁻⁻²। SI सिस्टम में पर मीटर लेने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया। आगे बात करते हैं N2 की, तो N2 इज 200
सरफेस एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ SI सिस्टम मीटर में। अब इसको गुणा भाग कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। और देखिए प्रेम पूर्वक आपका आंसर आ गया। अब ऐसे सवाल आपके नीट में क्यों नहीं आएंगे? 100% आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे, क्योंकि आपसे बहुत तूफान या सुनामी नहीं लानी है फिजिक्स में। बस छोटी छोटी बातें जो आपको पकड़ना। देखिए है फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें है क्या? अब ये कि बच्चा कंफ्यूज कर जाए या पकड़ ना बना पाए तो शुरू ही नहीं कर पाए न्यूमेरिकल, फिर क्या आप पढ़ेंगी और आप कहेंगी हम समझ नहीं पा रहे हैं इसकी शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आप सरल भाषा की तरह, सरलता की तरह सोचे नहीं है उसको। सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए। खैर एनीवे, मैं हटता हूं, इसको नोट करें। अगले टॉपिक की शुरुआत हो जाती है यहां से, वो भी इंटरेस्टिंग है भाई, कि जो LR सर्किट्स होते हैं। क्या LR सर्किट है? फोटो बना दें पैसे, तब मजा आएगा। LR सर्किट का मतलब क्या है? LR सर्किट का मतलब यह है कि भाई एक में रेजिस्टेंस लगा दो, पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, और L लगा दो, बात खत्म। और ये यहां पर समझ लीजिए बैटरी, और एक लगा दिया की, बैटरी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और ये रेजिस्टेंस R L। ये LR सर्किट है। इसमें अब हम क्या समझने वाले हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट कैसा रूप रंग रखती है। ठीक, जैसे इस की को आप क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगी ना, तो करंट दाएं से, मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो होनी है, तो दाएं से 2 एम्पियर नहीं होती है, वो 0 से 2 एम्पियर तक बढ़ती है, फिर स्टेडी करंट 2 एम्पियर पहुंचती है। तो जो बढ़ने का व्यवहार है, बढ़ने का रास्ता है, बढ़ने का तरीका है, उसको हम समझेंगे। और दूसरी बात, जब इस करंट में स्टेडी स्टेट 2 एम्पियर बहने लगी तो हम इसकी को ओपन कर देंगे, तो करंट घटेगी, धड़ से 0 नहीं होगी, 2 एम्पियर से 0 होने तक का रास्ता तय करेगी। तो वो बिहेवियर कैसा है, डिके ऑफ करंट उसको बोलेंगे। डिके का मतलब घटना, ग्रोथ का मतलब बढ़ना। तो हम लोग ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट ये समझने वाले हैं। बात आपकी इंटरेस्टिंग तरीके से पकड़ लिया। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इसको करंट आप तुरंत इंस्टेंट इसको ऑन करते हैं इन ग्रोथ, तो उस समय ये पिताजी है ना L, ये इंफिनिटी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। मतलब ये उस क्षण इंफिनिटी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और जब करंट की वैल्यू स्टेडी करंट बहने लगती है उस समय इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 इन ग्रोथ ऑफ करंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आगे लिखा भी है स्लाइड में, लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूं कि जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे करंट बढ़ना शुरू होगी। तो जब उस इंस्टेंट, जैसे ही जिस क्षण आपने क्लोज किया सर्किट को, उस समय ये इंफिनिटी रेजिस्टेंस देता है, लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ती जाती है और स्टेडी करंट पहुंच जाती है, उस समय इसका रेजिस्टेंस टू द सर्किट विल बी 0। एक न्यूमेरिकल भी उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। खैर, आप समझ पाए कि हमारी बातचीत किस दिशा में जाने वाली है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ये मैंने आपको समझा दिया कि ग्रोथ और डिके क्या है। देखिए इसमें कार्यक्रम क्या होता है, जो ग्रोथ और डिके है ना, उसका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली होता है। एक्सपोनेंशियली का मतलब समझ लीजिए आप, सरल भाषा के लिए ई की सम पावर, ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स होते हैं। EX बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कुछ बढ़ना होगा तो समझ लीजिए बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो ग्राफ आपको मिलेगा वो तो कुछ इस तरह का मिलेगा ग्राफ, अभी हम दिखाएंगे आपको ऐसे वैसे, वरना एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व्स की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ, वो मैथमेटिक्स वालों के लोगों के लिए ठीक है। नीट वाले में उतना दिमाग क्यों फंसाना जिसकी जरूरत ज्यादा ना हो। एक्सपोनेंशियल आप समझ लीजिए वो ऐसे कर्व्स होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं चीजों को, ठीक। और एक्सपोनेंशियल डिके है तो बहुत तेजी से गिरा देता है। तो इसके अंदर हमको मिलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व्स, अभी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट बात की मैं चर्चा कर रहा था, इन केस ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इंडक्टर विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अभी न्यूमेरिकल लिंक पकड़ लोगे आप, और साथ में टाइम इंफिनिटी स्टेडी स्टेट, यानी जब पूरी 2 एम्पियर की 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट बह रही है तो उस समय आपको मिलेगा 0 रेजिस्टेंस।
बाकी मैंने डायग्राम बनाकर आपको दर्शन तो करा ही दिया था। अब देख लेते हैं भैया जो कर्व बनने वाला है वो अच्छा अजी न्यूमेरिकल आ गया, इस न्यूमेरिकल को कर लें फिर चलेंगे आगे। अच्छा इस न्यूमेरिकल में फंडा भी क्लियर हो जाएगा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई t बराबर 0 पर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस और स्टेडी करंट में 0 रेजिस्टेंस इंडक्टर के द्वारा। चलिए लिखा फाइंड करंट थ्रू द बैटरी, ये देखिए यहां पर लगी है बैटरी स्विच अगड़म बगड़म, लिखा जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। हमें आई निकालनी है जैसे ही हमने इसको ऑन किया है, स्विच इज क्लोज मतलब ऑन किया है। जब हमने आपसे बातचीत की थी क्या लिखना चाहिए, जस्ट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, यानी स्विच को ऑन किया है। जैसे ही हम ऑन करेंगे ये इंडक्टर और ये इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इन्फिनिटी। तो यहां से उस क्षण करंट ही नहीं जाएगी। करंट कौन सा रास्ता प्रेफर करती है, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो जहां पे ज्वालामुखी है वहां से क्यों जाएगी, तो यहां से नहीं जाएगी। तो ये इस समय सर्किट हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, केवल करंट के लिए एक ही रास्ता मिलेगा, ये 4 ओम वाला बात, और 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब ये बड़ा सिंपल सा एक ग्राफ है, V इक्वल टू आई आर लगा दो, I लगाया V अपॉन बेटा R, V है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 4 है, यानी 3 एम्पियर की करंट हो गई। लेकिन ये करंट कब है, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा उसके बाद अगली चर्चा है लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड, यानी हम स्विच को दबा दिए हैं, ऑन कर दिए हैं और थोड़ी देर बाद, इंस्टेंट नहीं, समय बीत गया। जब समय बीत जाएगा तो इसमें स्टेडी करंट फ्लो करेगी। जब स्टेडी करंट फ्लो करती है तो मैंने बताया था कि ये भाई साहब इंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते उस समय। तो उस समय सर्किट का डायग्राम क्या बन जाएगा, लिख दीजिए लॉन्ग आफ्टर एस इज क्लोज्ड। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए। सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, ये एक बैटरी है, स्विच चाहे तो ना लगाएं क्योंकि स्विच तो क्लोज ही है, और यहां पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, यहां भी एक 4 ओम का हो गया भाई साहब, यहां भी एक 4 ओम का, ये 4 4 4, ये तो किसी काम के ना रहे स्टेडी करंट के लिए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये 4 4 4 4 4 का गाना बन गया साहब। तो ये 4 ओम के तीनों रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, जमाने से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th से या उससे पहले से कि ये रेजिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब आप चाहें तो आर का फॉर्मूला लगाएं, वरना हमको पता है कि इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं जब पैरेलल में तो वो R/3 हो जाते हैं, 3 है यहां पर। ठीक, आप चाहें तो निकाल लें 1/R करके, ये फॉर्मूला लगाओगे ना, मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक बात है, इतनी आपको आती होगी। इस फॉर्मूले से जो इसका R इक्विवेलेंट निकलेगा वो R/3 निकलेगा। जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, 3 होगा तो R/3, 4 होगा तो R/4, 2 होगा तो R/2, 10 होगा तो R/10, R/n मतलब ये R इक्विवेलेंट है। बस R कितना था, 4 था, तो 4/3। अब करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगेन I इज इक्वल टू V/R, 12 वोल्ट 4/3, तो 12 इंटू 3/4, वैल्यू आ गई 9 एम्पियर, आंसर आ गया। ऐसे सवाल आएंगे तो विश्वास कीजिए जो बच्चे नीट के पेपर देते हैं ना, फिजिक्स से कांपते, उसमें से बहुत लोग गलत कर देंगे, और आप अगर इसको सही कर देंगे तो औरों से 4 नंबर आगे हो जाएंगे। आप कितना मजा आएगा, कितना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यही, और उसमें है क्या, कुछ नहीं, इतनी देखिए, आपके घर वाली तो बात कर रहे हैं, घर की भाषा है, ऐसे ही बात करते हैं आप। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते घर में, तो मैं तो बाहर भी इंग्लिश नहीं बोलता ज़्यादा बोल ही ना पाऊंगा, ऐसा कह लीजिए, क्योंकि आदत पड़ी हुई हिंदी में बात करने की। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको आराम से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल शांति से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, बस काम फिट हो गया, इसको पकड़ लीजिए। अगली चर्चा करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट की। तो मेरे ख्याल से इसको पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी मोहब्बत से पकड़ पाए होंगे। आइए चलते हैं, अगली बात देखते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट का माजरा क्या है, माजरा वही है कि सर्किट को तुरंत क्लोज किए हैं, उस समय 0 से 2 एम्पियर वाला जो एग्जाम्पल था, करंट किस हिसाब से बढ़ रही है। तो करंट का बढ़ने का हिसाब इस एक्सप्रेशन से हमको मिलता है।
इसके डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं। जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं एडवांस वगैरह कि वहाँ सबको लेना देना होता है, हमें तो इतना निचोड़ से मतलब है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये जो E है इसी को एक्सपोनेंशियल बता रहे हैं हम लोग। और देखिए ये सर्किट डायग्राम हो गया, प्लस माइनस इंडक्टर रेजिस्टेंस वगैरह की को क्लोज किया और इस तरह का ग्राफ बनता है। इसको जब प्लॉट करोगे, एक तरफ टाइम को, ये देखिए यहाँ वेरिएबल टाइम है स्मॉल टी, और एक तरफ करंट है, तो करंट और टाइम को प्लॉट करोगे तो इस तरह का कर्व मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन आई एंड टी। यहां पर एक बात और ध्यान करते हैं कि यहां पर जो एक टर्म होता आई, अच्छा पहले ये समझ लो, ये जो आई नॉट या आई मैक्स होती है, आई मैक्स कब मिलेगी? जब स्टेडी करंट फ्लो करने लगे। जब स्टेडी करंट फ्लो करती है भाई, तो उस समय तो ये एल तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, तो वहां पर वैल्यू ई बाई आर हो जाएगी। तो ई मैक्स या आई नॉट की बात हो तो E अपॉन आर कर देना। इंडक्टर करंट के लिए भूल जाना, क्योंकि वो स्टेडी करंट में काम नहीं करेगा, मतलब स्टेडी करंट में वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। दूसरी बात, एक टर्म नया यहां पर आपके सामने आ रहा है जिसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाउ के नीचे सबस्क्रिप्ट लगी हुई है L, तो टाउ एल, वो एल बाई आर से इसको डिनोट करते हैं। देखिए एल भी सेल्फ इंडक्टेंस का मामला है, कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू है, और आर भी कांस्टेंट है। तो इस सर्किट के लिए तो एल बाई आर भी कांस्टेंट होता है। अब ये एल बाई आर या टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो ग्रोथ के टर्म में हम वो समय बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट मतलब वो समय है जिस समय में करंट अपना ओरिजिन टॉप वैल्यू का 63% अचीव कर लेती है। ये टी इजकल टू टाउ देख रहे हो, यहां पर करंट बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते वो टी इजकल टू टाउ पर कितना अचीव कर ली है? आई नॉट का 63%, यानी 0.63 आई नॉट। और ये कोई अपने मन से नहीं निकलता, यहां वैल्यू रख दो, ये जो रखा है, ये देखिए टाउ एल बाई आर को क्या करो, इस टी को एल बाई आर रख दो, तो कट जाएगा की पावर -1 और इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो, खत्म। खैर उतना दिमाग अगर नहीं लगाना ना लगाओ, लगाओ तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उससे और कंफर्ट मिल जाता है। एनीवे, आप इतना समझ चुके हैं कि जो टाइम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू एल बाई आर होती है, और टाइम कांस्टेंट का इन ग्रोथ ऑफ करंट में क्या रोल है? वो वन टाइम कांस्टेंट का मतलब है वो समय जिसमें करंट अपनी पीक वैल्यू की 63% अचीव कर चुकी है, ये इसका मतलब हो गया। और अब यहीं इस टाउ एल को एल बाई आर को इस फॉर्म में लिख दिया, आर बाई एल है, अपॉन करके लिखोगे तो एल बाई आर, उसकी जगह टाउ एल। तो ये काफ़ी जाना पहचाना सा करंट का फॉर्मूला है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन टाउ एल। टाउ एल क्या होता है? कांस्टेंट नंबर हो गया, एल बाई आर। ठीक, इसको पकड़ के रखिए। कहानी कब की है? ग्रोथ ऑफ करंट। जब डीके की बात करेंगे तो टाइम कांस्टेंट का इंटरप्रिटेशन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात को समझ पाए हैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है साहब, अब ये इसी ग्राफ को देखिए, ये वैल्यू यहां पे दिखाई इन्होंने कि ये 63% हम कैसे अचीव कर रहे हैं। तो यहां ये जो टाउ एल था, इसको इस टी को क्या किया? टाउ एल रख दिया, तो ये दोनों 1 कट के 1 आ गए। और यहां देखिए ये 1 माइनस 1 अपॉन ई आ गया, इसकी वैल्यू निकालो तो ये 63% होता है। तो यहां से ये टपका है, बड़ी अच्छी बात है। फॉर्मूला याद कर लीजिए और समझ लीजिए क्या कहानी है। अब हम इस एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट की कंडीशन में हम ये देखना चाहते हैं कि असल बात एनर्जी कंसिडरेशन में एनर्जी क्या खेल खेल रही है इसमें। इसको इस निगाह से देखना चाहते हैं कि एनर्जी के हालचाल क्या हैं। ठीक, तो एनर्जी के हालचाल ये हैं, अगर हम रेट ऑफ एनर्जी की बात करें जो का मतलब जिसका मतलब होता है पावर, तो जो बैटरी है जो एनर्जी सप्लाई कर रही है, इंस्टेंटेनियस पावर कह लीजिए, किसी क्षण वो पावर क्या हो जाएगी? E इंटू आई। यहां सब मेंशन है, देखिए भाई यहां पर आप जैसे मान लीजिए ये है, आपको थोड़ा मजा आए इसलिए मैं ऐसी हरकत कर रहा हूं
तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे ना ये बैटरी आपको ऑफर करेगी, भाई एनर्जी तो इसी बैटरी से आनी है और कैसे करंट फ्लो करेगी। तो ये आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, वो P ये कितना ऑफर करेगी, पावर E इंटू आई, जो करंट की वैल्यू इस समय ये दे रही है लेने वाले दो लोग। तो यहां पर कितनी पावर डिसिपेट होगी, आई स्क्वायर इंटू आर। रजिस्टर के अंदर कितनी पावर डिसिपेट होती है, आई करंट है तो आई स्क्वायर आर, और दूसरी इसके अंदर कितनी हो जाएगी, आई इंटू वी एल। वी आई फॉर्मूला होता है ना पावर का, तो हमने लिख दिया आई इंटू वी एल, और वी एल की वैल्यू होती है कितनी, एल डी आई बाई डी टी। तो इसी को लिख सकते हो आई साथ में एल डी आई बाई डी टी। अब देने वाला ये, लेने वाले दोनों, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, यही जोड़ दीजिए चाहे। ई आई देने वाला, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाते हैं हर जगह हम लोग, ये रहा आई एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए क्या हुआ, ये आई ये स्क्वायर ये आई कट गया, तो वैल्यू क्या आई, ई इज इक्वल टू आई आर, और ये वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी टी। अब ध्यान से देखें तो ये ई है, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप एट आर यानी वी आर, और ये क्या है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एल के ऊपर। तो इससे क्या देखे, इन केस ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, हमेशा जो हमारा एनर्जी बैटरी दे रहा है वो दोनों का जो पोटेंशियल होगा उसका ईएमएफ, वो इन दोनों पे पोटेंशियल जितना उसको जोड़ दीजिए आप, तो उसके बराबर होगा। इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब एसी करंट पढ़ते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें और कलाकारियां अलग मिलेंगी, वो तब की बात देखेंगे। यहां की बात देखिए, जो बैटरी आपने चालू की है, डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, वहां पर वी आर प्लस वी एल सिंपली जोड़ेंगे ई के बराबर, और एसी में अल्टरनेटिंग चीजें होती हैं तो वो वी अलग चलता है, ये डीसी करंट है, ठीक। तो ये बात आप यहां समझ पाए होंगे। इसी बात को यहां पर देखिए मेंशन कर दिया गया है कि नोट एट एनी टाइम फ्रॉम द फिगर वी आर प्लस वी एल बराबर ई, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ये आपकी जो दिख रहा है वी आर और वी एल दोनों को किसी टाइम पर जोड़ोगे तो उसकी टोटल वैल्यू ई के बराबर आ जाएगी। तो ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट का मामला ये है। अब हम बात करते हैं डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, यानी सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो कर रही थी, आपने की को ओपन कर दिया है तो वैल्यू गिरेगी। अब इसको भी थोड़ा समझा देंगे, आप लगे हाथ समझा देते हैं, फिर चलते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं डीके ऑफ करंट, आई लिख दे इन एलआर सर्किट। ये देखिए, आप लॉजिक समझ लें, फिर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मान लीजिए ये आपका सर्किट है और आपने क्या किया है, ये क्लोज था लेकिन इसको अभी आपने ओपन कर दिया है। बात पकड़ में आ रही होगी, मैं ओपन बना ही दूं। ये माजरा समझ पा रहे हैं ना, पहले इसमें करंट फ्लो कर रही थी स्टेडी करंट, अब आप खोल दिए हैं, ऑफ कर दिए स्विच, तो उस समय क्या होगा, करंट घटेगी, लेकिन जो घटेगी उस समय जो भी करंट फ्लो कर रही है वो आ कहां से रही है, बैटरी तो सर्किट से आउट हो चुकी है। भाई ये घट रही ना, 2 एम्पियर से घट रही है, तो 2 एम्पियर से जो घटते वक्त जो करंट फ्लो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है, वरना धाएं से करंट बंद हो जानी चाहिए। जैसे ही पावर खत्म, खट से खत्म, लेकिन वो घटने में एक्सपोनेंशियली घटती है, तो उसके में इसके अंदर जो एनर्जी सेव होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से सेव होती है। और आपको पता भी है जो एनर्जी सेव होती है हाफ एल आई स्क्वायर सेव होती है इन एनर्जी इन एल लिख देते हैं, या यू लिख दीजिए आप, जिस तरह से बातचीत किताबों में है। तो वो एनर्जी जो हाफ एल आई स्क्वायर इसमें सेव हुई है, वही एनर्जी करंट फ्लो कराने के काम आती, इससे निकलती है और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। यानी यहां पर जो एनर्जी का डिसिपेशन होगा वो इसकी जो एनर्जी से ली जाएगी वो डिसिपेट कर दी जाएगी। एनर्जी कंसिडरेशन के लॉजिक पर बात कर रहे हैं, अभी इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब डीके ऑफ करंट की बात करते हैं अगले पॉइंट पर। सर्किट डायग्राम वही हो गया, बस यहां पर ओपन कर दिया है। जिस तरीके से करंट घटती है उसकी वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट माइनस आर बाई एल इंटू टी।
या I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। कभी कभी टाउ एल ना लिख के केवल टाउ लिख देते हैं, एल इसलिए लिख रहे हैं टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर की बात चल रही है यहाँ, वही वैल्यू वही है एल अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले को हम पकड़ कर रखते हैं। अब इसका ग्राफ अगर एक टाइम कांस्टेंट की बात करें कि इसका ग्राफ टाउ एल क्या है इसके अंदर, तो टाउ एल वो एक टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जब ये अपनी पीक वैल्यू का 37% अचीव कर लेती है। 63 का कंप्लीमेंट्री 63 100 में से घटाओ तो 37 आ जाएगा। 37% अचीव करती है, गिर रही है आई। जब वो 37% टॉप वैल्यू की पीक वैल्यू की होएगी, उस समय जितना वक्त लगेगा उसको होने में, उसको वन टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहानी है? डिके ऑफ करंट। पहली वाली थी ग्रोथ ऑफ करंट। समझ में आई बात आपको? ये एनर्जी कंसिडरेशन का हालचाल मैंने जैसे आपको बताया था कि घटते वक्त इंडक्टर से एनर्जी मिलेगी और वही डिसिपेट होगी रजिस्टर के ऊपर। तो रजिस्टर के ऊपर देखिए डिसिपेट हुई आई स्क्वायर आर मिल रही है इंडक्टर से। याद है ना जो आपसे बातचीत की थी अभी, जब आपने सर्किट को ओपन कर दिया था तो यहां पर एनर्जी डिसिपेशन आई स्क्वायर, अगर करंट है तो आई स्क्वायर आर हो रही है और ये एनर्जी ये दे रहा है। ठीक, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी, और इसके अंदर एनर्जी कितनी थी बात करें अगर हम, तो हाफ एल आई स्क्वायर स्टडी करंट पर, तो इसको यू की जगह हाफ एल आई स्क्वायर रख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस एल आई डी आई बाई डी टी, और यहां से देखिए ये आई स्क्वायर आर बराबर दिस वन, इस आई से ये आई स्क्वायर काट दो तो ये क्या हो गया वी आर, ये क्या हो गया वी एल। साइन अगर माइनस प्लस की बात ना करें, केवल माइनस प्लस दिशाओं की बात करता है कि उसके अपोजिट है वगैरह वगैरह, तो यहां पर वी आर बराबर वी एल। यानी इन केस ऑफ डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, हमेशा वोल्टेज जो रहता है रजिस्टर पर और इंडक्टर पर वो सेम रहता है। तो ये एक विशेष बात निकल आती है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये देखिए छोटी छोटी बातें नोट, एट एनी इंस्टेंट वी आर इज इक्वल टू वी एल। कब की बात है? इन डिके ऑफ करंट। बस बात खत्म हो गई, ये बात हम समझ पाए। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे बात को पकड़ने में आसानी रहे। आइए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ लेते हैं। बोल रहा है ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी स्विच टू डीसी 220 वोल्ट। ऑन कर दिए, स्विच टू डीसी का मतलब ऑन कर दिया है आपने। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच। जैसे ही आप स्विच को क्लोज किए हैं तब बताइए। जब स्विच को क्लोज किए हैं तो ग्रोथ ऑफ करंट होगी। तो पहली जो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये है ग्रोथ ऑफ आई, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल लिख दो। अब रेट ऑफ करंट हमको चाहिए तो डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ करंट, इसका मतलब हो गया डी आई अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आई नॉट कांस्टेंट था, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन पहले तो यही लिखो, एक्सपोनेंशियल का वही रहता है, और माइनस टी अपॉन टाउ को डिफरेंशिएट करोगे तो आई की वैल्यू कितनी? माइनस 1 अपॉन टाउ एल, आराम से। तो ये रहा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, तो 0 था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल अपॉन, और ये रहा टाउ एल। उम्मीद है ये बात आसानी से आपको पच गई होगी, और इतनी तो पचानी भी पड़ती है। अब देखिए टी, अब बात कर रहे हैं कि जब ऑन किए हैं तो टी बराबर 0, एट टी बराबर 0 पर डी आई बाई डी टी क्या है? तो ये t बराबर 0 पुट करोगे तो आई नॉट आ जाएगा यहां, और ये टाउ एल आ जाएगा। आई नॉट का मतलब क्या होता है? ई अपॉन आर। ये देखिए ई बाई आर, और टाउ एल का मतलब एल अपॉन आर। आर आर कट गया तो ये वैल्यू हो गई ई अपॉन एल। अब ई और एल की वैल्यू रख दो। ई दे रखा है ईएमएफ कहाँ है? 200 वोल्ट, और एल कितना है? 0.5।
तो यहाँ पर लिखी शायद दिखे ना आपको, तो मैं ये रख देता हूँ 200 वोल्ट, 0.5 मिली विली तो नहीं, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई कितनी, 400 एम्पियर पर सेकंड। ये पहले वाले का आंसर आ गया। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके यहाँ जो आ सकता है और आप औरों से आगे हो सकते हैं, वो इस तरीके से हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी याद करना, 2-3 स्टेप आगे बढ़ना, मजे से बढ़िया सवाल निकाल देना आप। खैर आगे की बात करते हैं। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट की बातचीत करने लगे ये, तो हमें कुछ नहीं करना, ये dt/dt में जो t है इसकी जगह टाउ रख देना है। यानी नंबर 2 की बात करें, जब t की वैल्यू टाउ l के बराबर हो, तो ये रहा di/dt, और इसे लिखा हमने I0 और e रखा हमने, और माइनस टाउ l अपॉन टाउ l। ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, I0 1 e की पावर -1 अपॉन टाउ l। मेरे ख्याल से इस पूरी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब ये हो गया, देखिए 1 अपॉन e इंटू I0 अपॉन टाउ l। I0 अपॉन टाउ l तो यहाँ 400 निकाल ही चुके हो। ये 1 अपॉन e कितना होता है, e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.72 पकड़ लो तुम। वैसे तो इसका नंबर कोई रैशनल नंबर नहीं है ये, तो e की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली 2.72 ले लीजिए। इस वैल्यू को डालेंगे जब इसके अंदर, तो ये 1 अपॉन e जो है वो 0.37 आ जाएगा। इसको चाहे तो याद भी कर लो, काहे को कैलकुलेट करना। 1 अपॉन e 0.37, बात खत्म। और इसकी वैल्यू हो गई इंटू 400। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा करीबन 148 एम्पियर पर सेकेंड। ये देखिए इसका आंसर मिल गया आपको। कोई भी एक अच्छा सवाल प्यार से आप कर सकते हैं। अगली बात, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट। अब स्टेडी स्टेट में तो हम और आप जानते हैं कि L तो उसको कुछ दिक्कत देगा नहीं, यानी तीसरा स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट यानी I0 e। तो I0 क्या रहा, E अपॉन R। E था 200, R था 20, यानी 10 एम्पियर की स्टेडी स्टेट करंट हो गई। इसका तीनों तो पूछेंगे नहीं एमसीक्यू में, या कभी कभी पूछ लेते हैं ऑप्शन में लिख के, वरना कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है जिसको बहुत सरलता से आप कर भी पाएंगे। इसको नोट करें, अगला भी एक सवाल मैं करा के आपको दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अधिकतर बच्चे इसको कर भी नहीं पाएंगे नीट में अगर आता है, अगर वो ठीक से पढ़े नहीं है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ तक लाता हूँ, इसको आप नोट कर लें। चलिए अगले बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर आते हैं और करते हैं हम लोग। ये देखिए अगले सवाल पे आ गए, और क्या कह रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस L इतना है यूनिफॉर्मली ओन्ड सोलेनॉइड का, हैविंग रेजिस्टेंस 3 ओम, इज ब्रोकन इनटू 2 आइडेंटिकल कॉइल्स। ये देखिए एक सोलेनॉइड है ऐसे, अब इनको काट के 2 पीस में बना दिया गया है, आइडेंटिकल कॉइल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब ये जब काट के आप अलग करोगे तो परिवर्तन इसमें क्या हो जाएगा, इसका L बदल जाएगा, क्योंकि L नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्योंकि लेंथ इसकी घट गई है, पहले L थी अब L/2 हो गई है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके रेजिस्टेंस पर और इसके इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आपको याद दिलाने के लिए जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूं, μ0 n² πr² अपॉन L, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला। और R की बात करें, रो L अपॉन A। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसमें तार कितना, ये लेंथ मत ले लेना, ये रेजिस्टेंस का मतलब तो इस लेंथ से जितना घूम के गया है, ये L ना पकड़ लेना, ये L रेजिस्टेंस के लिए नहीं काम करेगी, ये L और ये L अलग है। मैं यहाँ पर कुछ नाम दे दूं, यहाँ लेंथ की जगह मैं L' कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब यहाँ रो लिखा और L' कितना होगा, एक चक्कर लगाने में चलता है 2πr, n चक्कर है तो n इंटू 2πr,
समझना, इस सवाल में इंटरेस्टिंग बातें मैं कर रहा हूं, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाए, काट पीट दे तो हो गई बात, काम तमाम। अब आफ्टर कटिंग बोल लीजिए, ठीक है। एन डैश क्या हो गया, एन डैश हो गया है एन का आधा, पहले यहां पर एन था, अभी एन बाई 2, और जो लेंथ है वो हो गई है एल बाई 2। बात आप पकड़ पाए होंगे। ये एल डैश का मतलब है ये लेंथ एल कही जा रही है यहां पर, ठीक। और मैंने एल डैश यूज, इसको कुछ और लिख देते हैं ये समझाने के लिए, मैं इसको L1 कह देता हूं। अब तो इस टर्म में आ गया, बात खत्म है। और एल डैश हो गई अब इतनी वाली बात, आपके पकड़ में जहन में जा रही होगी। तो एल डैश निकाल लो, यहां से क्या आएगा, ये पहले एल था, अब एल डैश की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट एन की जगह एन डैश यानी एन बाई 2, एन बाई 2 का स्क्वायर, फिर पाई और आर स्क्वायर, तो रेडियस तो वही थी, अपॉन लेंथ एल थी, अब एल बाई 2 हो चुकी है, तो इसको क्या लिखोगे, एल बाई 2। और इसको देखिए, ये हो जाएगा 1/4, यह आ जाएगा 2, तो अपॉन 2 बचेगा, यानी टोटल वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 2। आप देख पा रहे हैं, ये 4 आएगा नीचे, ये 2 इधर, 2 4 को काटेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 पहले वाली वैल्यू का आधा। इसी तरह रेजिस्टेंस की बात कर ली जाए, तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए R डैश इज इक्वल टू रो, रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता, कोई फर्क नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, आधे, तो n बाई 2, और बाकी 2 पाई R तो वही रहा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही रहा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, आधी, और कट के क्या लिखा मैंने, ये R डैश की वैल्यू हो जाएगी वापस उतनी ही कहां हो गई भाई, 2 पाई R, तो ये हो गई आपकी R बाई 2। तो यहां पर आप देखिए L और R में क्या हो गया, चेंजेस हो गए, R डैश R बाई 2, L हो गया L बाई 2, बढ़िया। अब क्या किया देखिए, दोज कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। अब यहां पर इन कॉइल्स को हमने सीरीज में लगा दिया है एक बैटरी के साथ, ठीक, ये इसका L1 L2 वगैरह वगैरह। अब यहां इसकी कहानी क्या हो चुकी है, L बाई 2 R बाई 2 और इसी तरह L बाई 2 और R बाई 2, नई सिचुएशन काटने के बाद लगाई गई। 6 वोल्ट की बैटरी, नेग्लिजिबल, फाइंड द टाइम कांस्टेंट एंड स्टेडी स्टेट करंट। तो ठीक है भाई, निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट भी स्टेडी स्टेट भी निकालते हैं। इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L अपॉन R, तो R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट अपॉन R, तो L इक्विवेलेंट कितना रहा यहां, L1 प्लस L2, यानी L बाई 2 प्लस L बाई 2 विच इज इक्वल टू L। जो L दे रखी वैल्यू वही यूज कर लेंगे। R इक्विवेलेंट की बात करें अगर हम लोग, तो R1 प्लस R2, दोनों का R बाई 2 था, यानी रेजिस्टेंस हो गया R। अब इसका इस्तेमाल हम यहां पर अगर हम लोग करें, तो ये वैल्यू L इक्विवेलेंट कितनी है, L, और दिस इज R। अब L देख लेते हैं कितना है, एक अच्छा सवाल, 0.8 10 की पावर -4, R कितना था, 3 ओम। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू हो गई 0.8 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 3 वोल्ट, 0.267 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड है, तो समय ही सेकेंड। और करंट की बात करेंगे तो I इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट, स्टेडी स्टेट करंट की बात कर रहे हैं जो आएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R। E था 6 वोल्ट की बैटरी है, और R कितना है, 3 ओम, 2 एम्पियर की करंट हो गई। ये देखिए आंसर। इस तरह से आपको एक अच्छा सवाल जो बनता है उसको भी आप संभाल पाएंगे। तो ये क्लैरिटी पूरा देता, आप हिलेंगे नहीं, बिल्कुल छा जाएंगे, और 150 प्लस की गारंटी कि आपको मिल जाएंगे।
और आपका काम बन जाएगा। खैर, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक शुरू होगा एडी करेंट्स का, तो उसको आप नोट कर पाए होंगे। पॉज करके मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, जैसे पूरी बात आपके सामने आ जाए, ये आप नोट कर पाए। अगली बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एडी करंट। देखिए क्या होता है, जब किसी कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो कंडक्टर के अंदर कुछ करंट्स उसके अंदर फ्लो करने लगती हैं। कंडक्टर को आप या करंट फ्लो कर या उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालो आप, तो जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। कोई कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में आपने डाला, मान लो गिरा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, गिरा रहे हैं, तो जैसे ही कंडक्टर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होने लगेंगे, क्योंकि जब वो घुसेगा कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज करिए आपको समझाने के लिए, ये मान लीजिए, अरे रुको भाई तुम, यहां पर देखिए कि मान लीजिए ये, इसको थोड़ा सा साइड लेना पड़ेगा तब इसको हम बैलेंस करें। अच्छा, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई लैमिना ले लेते हैं, शीट ऐसी चौड़ी, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, गिर रही है इसके अंदर, तो जब ये गिरेगी तो जैसे ही इंटरसेप्ट करेगी बी को, इसके अंदर चेंज इन फ्लक्स होगा इस कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है। अब सर्किट बाहर तो क्लोज है नहीं, इसलिए कहीं बाहर तो करंट नहीं जाती। इस तरह की करंट एक कंडक्टर के अंदर आप देखेंगे भंवर टाइप की, जब पानी में भंवर बनते हैं ऐसी यहां पर करंट्स फ्लो होनी शुरू हो जाती हैं कंडक्टर के अंदर ही। इनको बोलते हैं एडी करंट्स। एडी मतलब जो पानी में अगर ईंटा मार दो, ढेला मार दो, स्टोन मार दो, फेंक दो, तो वहां पर लहरें नहीं उठती गोल गोल, आपने देखी होंगी, कभी ना कभी पानी में कंकड़ मारा ही होगा, तो उस समय आप ऐसी जो लहरें, जो भंवरें बनती हैं, भंवर के नाम पे ही इनका एडी करंट्स नाम रखा गया, क्योंकि इनका शेप वैसा ही होता है। तो जब भी कंडक्टर में फ्लक्स में चेंज होता है, उसके अंदर एक तरह की इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है और वो कंडक्टर में फ्लो करने लगती, कंडक्टर के अंदर ही। उनको बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो भंवरों का रूप लिए रहती है। और इससे होता क्या है, कुछ फायदा भी हम उठाते हैं, नुकसान के, जब करंट फ्लो करेगी तो हीट डिसिपेट होगी, तो आपका जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाएगा, अननेसेसरी एनर्जी का वेस्टिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो कहीं कहीं ये दिक्कतें पेश करती है, और हम लोग साइंटिस्ट लोग तो क्या करते हैं, या ह्यूमंस ने क्या किया, उन दिक्कतों को फायदे में भी बदलना जानते हैं, सैकड़ों चीज़ों को कर चुके हैं, तो उसका फायदा भी उठाते हैं। खैर, आप बात समझ गए होंगे मामला क्या है यहां पर। अब ये देखिए, इंड्यूस्ड जो करंट इसके अंदर फ्लो होती है, उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन होता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमेशा करंट फ्लो करती हैं। यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है, इसको नोट भी कर लीजिए। एडी करंट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती कि भाई किस डायरेक्शन में करंट है, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन में ये करंट फ्लो करती हैं। अगर ऐसे शीट डालें तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेंगी। और वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म रेजिस्टेंस, और E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या I बराबर माइनस डी फाई बाई अपॉन डी टी, ये इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू है। बाकी इसके बाद में इनके जो साइंटिस्ट थे, फोकॉल्ट साहब थे, तो इनको फोकॉल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में इन्होंने इसको पकड़ा था, ढूंढा था, तो फोकॉल्ट साहब साइंटिस्ट का नाम था, फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं। बाकी चीज़ें ऐतिहासिक हैं, वो अब आप जाने या ना जाने कोई मतलब नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट, एफेक्ट्स मैंने आपको बताया कि अननेसेसरी हीटिंग दे देती है, क्रिएट कर देती है कंडक्टर के अंदर। तो जो मोटर वगैरह में जहाँ पर आपका लगातार अल्टरनेटिंग सोर्स लगा है, वहाँ पर मोटर चल रही है, नीचे सॉफ्ट आयरन पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर बार बार एडी करंट्स पैदा हो जाएंगी, मोटर गर्म हो जाएगी, और गर्म होके फूक भी सकती है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा हमको। ट्रांसफार्मर्स हम लोग के घरों पे लगे होते हैं, घरों पे नहीं, कॉलोनी में लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी देखेंगे उसके अंदर भी हमिंग साउंड आती है। हमिंग साउंड के अलावा ये
एडी करेंट्स की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसको समाधान भी उसका ढूंढा जाता है। तो आप समझ गए कि आयरन कोर्स, ये मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ हीटिंग प्रोड्यूस होती है जो हम नहीं चाहते। इनके मेथड्स क्या है कि हम इसको रिड्यूस कर सकें, तो हम करते क्या है कि जो भी कॉयल यूज़ कर रहे हैं या मेटल का सामान यूज़ कर रहे हैं उसको लैमिनेट कर देते हैं। और उसका लैमिनेशन हम कैसे करते हैं कि जैसे वो उस करंट के रास्ते में वो लैमिनेशन आ जाए तो करंट ना फ्लो कर पाए। तो वो लैमिनेशन किस तरह होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी के पैरेलल लैमिनेशन करते हैं जिससे करंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी तो उनके बीच में आ जाएगा लैमिनेशन, तो ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर पाएंगी। कम करंट एडी करंट्स बनेंगी तो आपको फायदा मिलेगा कि अननेसेसरी हीटिंग या अननेसेसरी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो ये लैमिनेशन वगैरह करते हैं, यही तरीका हमारे पास अब तक है। अब इसके ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, फायदे भी हम उठाते हैं इसके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ रखा है, गैल्वेनोमीटर में अगर आप ध्यान रखें, अगर आपको ध्यान हो तो जो हम कॉइल लपेटते हैं वो एल्युमिनियम के ऊपर लपेटते हैं। एल्युमिनियम एक कंडक्टर है, साथ में वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट भी नहीं करता। तो और कंडक्टर के ऊपर क्यों लपेटते हैं एल्युमिनियम के ऊपर, जिससे कि एडी करंट्स बने, और जब भी जो पॉइंटर या मार्कर है एल्युमिनियम का, जब वो कोई रीडिंग बताए, अगर वो एल्युमिनियम नहीं होगा तो ऐसे जाएगा मार्कर और ऐसे हिलेगा। इसको बोलते हैं बीटिंग करना, जैसे कि परेड नहीं करते हैं आर्मी वाले, तो ये रुकने से पहले ऐसे हिलेगा, थोड़ी देर बाद रुकेगा। तो आप खड़े होकर इंतजार थोड़ी कर पाएंगे कि भैया 1 मिनट में तुम शांत हो तो रीडिंग लें। तो उसी जगह हम लोग एल्युमिनियम का फ्रेम लेते हैं जिसके ऊपर कॉइलिंग करते हैं, तो वो एल्युमिनियम में एडी करंट बनती हैं और वो उस मूवमेंट का विरोध करती हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा खट से रुक जाएगा, हिलेगा नहीं, क्योंकि इसका अपोजिशन करने के लिए कौन है, एडी करंट्स। इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट का मतलब बीटिंग खत्म कर दी है, बीटिंग मतलब हिलना लेफ्ट राइट वाला, तो वो खत्म हो जाता है, खट से रुक जाता है। ये एडी करंट्स का फायदा है। इंडक्शन फर्नेस की बात कर दें तो इंडक्शन फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, किसी मेटल को जब गलाते हैं, मेल्ट करते हैं एलॉय वलॉय बनाने के लिए, तो इसमें बहुत हीट जनरेट होती, उसी मेटल के ऊपर कॉइल लपेट देते हैं। अब कॉइल लपेटा, करंट फ्लो करनी शुरू की, और मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहे हैं उसको एसी करंट डाल दी, बार बार ये मान लीजिए ऐसे है। अब यहां पर लपेट दो, लपेटने के लिए ऐसे लपेट देते हैं, और ये कहीं से मान लीजिए करंट वरंट इसमें पास करा दी, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट दोगे तो बार बार फ्लक्स में चेंज होगा मटेरियल में, और इसकी वजह से इसमें क्या होगा, एडी करंट जनरेट होने लगेगी फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, और थोड़ी देर में इतना गर्म हो जाएगा कि ये गर्म होकर ये मेटल गल जाएगा। इंडक्शन फर्नेस हो गई साहब। इसके बाद की बातचीत करें, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अब के जो बिजली के बिल के लिए मीटर लगते हैं अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं, डिजिटल दिखाई पड़ता है। पहले क्या था कि एक डिस्क लगी होती थी लोहे नुमा किसी मेटल की, वो घूमती थी। अब आपने शायद वो ना देखा हो, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। हमारे घरों में जब हम छोटे थे तो वही लगा रहता था। अब तो डिजिटल मीटर्स लगते हैं जहाँ से बिजली की सप्लाई आती है, जो बिल लेने आते होंगे आपके यहाँ। अगर आप किसी अपार्टमेंट में नहीं रह रहे, वहाँ तो कुछ अलग तरीका होगा। जो बिजली विभाग से आता है ना लड़का लेने की, भाई कितनी रीडिंग हुई है आपकी, तो वो पुराने वाले जो मीटर्स थे उसमें एक डिस्क होती थी जो घूमती थी, उस पर लाल निशान लगा रहता था। तो वो रोटेशन जो करती थी डिस्क, वो किसके बेसिस पे करती थी, एडी करंट्स के बेसिस पर। वो एडी करंट बनती रहती थी और वो घूमती रहती थी उसी से, तो उससे एक सर्किल होता था तो वो खट से एक मीटर आगे बढ़ जाता था। तो वो उसकी कहानी है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स में क्या करते हैं, रेल्स के ऊपर आपकी ट्रेन में ही इसको ऐसा बना देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के इफेक्ट से ब्रेक लग जाए। इस ब्रेक का फायदा क्या होता है, क्योंकि मैकेनिकल चीज इन्वॉल्व नहीं होती है। मैकेनिकल मतलब ग्रर ऐसे वाली नहीं है, जैसे साइकिल चलाते थे ना बचपन में आप, या आप तो हो सकता कई लोग चलाते होंगे, कुछ लोग तो
नहीं चलाते लड़कियां 12th में आके, उनको शर्म आ सकती है तो ना चलाएं। तो मतलब आपने कभी तो चलाई है 4 साल पहले, 6 साल पहले, तो जब चलाई होगी तो उसमें क्या करते हैं, जब आप ब्रेक मारते हैं तो गुटके नहीं लगे होते टायर के पास, रिम के पास, वो चिपक जाते हैं। वो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होता है, रगड़ या फ्रिक्शन से रोकता है। उसको आपने कस के दाब दिया, ब्रेक वो दबा रहा है और रुक गई आपकी साइकिल। तो उसमें आपको झटके महसूस होते हैं, आपको मालूम होता है ब्रेक लग रहा है, कईयों का ब्रेक थोड़ा घिस जाता तो महसूस होता अभी रोका, 2 कदम बाद रुकी अपनी साइकिल। लेकिन ये जो ब्रेक्स होते हैं, इसमें जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपकी मैकेनिकल वियर टियर नहीं होता, झटका भी नहीं लगेगा, स्मूथ ब्रेकिंग मिलेगी, आराम से रुकेगा और खराब भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं रगड़ वगड़ तो है नहीं इसमें। ये तो आप जान ही रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिखती तो है नहीं कि ये रगड़ रहे हैं हम लोग बैठ के। तो आप इसकी जो कहानी है वो थोड़ी और स्मूथ एंड काफ़ी ताकतवर ब्रेकिंग हो जाती है, कोई ब्रेक शू तो घिस नहीं रहे इसमें। तो ये इसके फायदे हैं जो मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। अब जैसा मैं हर बार करता हूं कि 3 क्वेश्चन चैलेंज आपके सामने है, आज के ही टॉपिक पर बेस्ड, जरूर करिए तभी मजा ले पाएंगे आप। ये 3 क्वेश्चन चैलेंज है, इसका आंसर आप पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए इसके फुल आंसर्स के लिए। अगर कोई टॉपिक इस पर टाइम स्टैंप लगा मिलेगा, अगर कोई चीज समझ में ना आवे तो तुरंत जाके 2 मिनट खर्चा करके उस टॉपिक को क्लियर करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप लगे हाथ अटेम्प्ट कर लेंगे, बुद्धि खुल जाएगी आपकी। सरल सवाल है। चलिए, पहला चैलेंज आपके सामने है, 5 सेकंड के लिए मैं हटूंगा जिससे आप आराम से नोट कर सके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप रीड करिए, नोट कीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं जिससे आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएं और चीज़ों को बढ़ा पाएं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल मैं लेता हूं, अगला चैलेंज आपके लिए लेता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 5 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं जैसे स्क्रीनशॉट लेने में किसी तरह की दिक्कत ना पेश हो। बहुत ही सरल सवाल है, 100% आप कर लेंगे, लेकिन किए बिना तो काम होएगा नहीं, तो ज़रूर करिए। ये है आपका क्वेश्चन चैलेंज नंबर 3 और इसके लिए भी आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा और बहुत शांति से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे पॉज करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं पूरी तरह से कंप्रेसिव वीडियो बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एक सरल रास्ता आपका फिजिक्स से होके जाता है। फिजिक्स में रिस्पेक्टेबल नंबर्स 150 नंबर आपका काम बना सकते हैं और 150 नंबर आ जाएंगे आपके। 2 बातें, एक तो आप मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़िए, कमेंट करिए कि दिक्कत क्या है, जैसे मैं आपका फीडबैक लेके उस दिशा में और बढ़ूं जहां आपको जो चीज चाहिए, और साथ में फिजिक्स को डर की भावना से ना देखा जाए। ठीक, तो ये आप करेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।